गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टीम टीचिंग यानी कि टोली शिक्षण। टीम टीचिंग जो ये आपका टॉपिक है ये सोशल साइंस का टॉपिक है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, टीम टीचिंग यानी कि एक समूह में, एक टोली में काम करना। जैसे कि स्कूल्स में हर एक एबिलिटी के टीचर्स होते हैं। हर एक टीचर का अपनी अपनी एबिलिटी के अनुसार कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। जैसे कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है, कोई साइंस में, कोई एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा करते हैं, कोई आईसीटी के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। ठीक है। और टीम टीचिंग में अगर ये तीनों टीचर्स मिलकर बच्चों को एक टॉपिक को पढ़ाएं तो वो जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से बच्चों को समझ आएगा। ठीक है। It was the first development at the Harvard University in 1955. After this, Freeman developed it in the UK in 1960. Slowly, it used to be used in schools and colleges. इसका जो विकास है सबसे पहले 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था और इसके बाद 1960 में ब्रिटेन में जे फ्रीमैन ने इसका विकास किया। धीरे धीरे इसका प्रयोग स्कूल और कॉलेजेस में होने लगा था। और इन दिस मैनी टीचर्स टीच स्टूडेंट इन द कोऑपरेटिव मैनर। दिस टीचर्स प्लान द टीचिंग एंड एक्सिक्यूट इट फॉर स्टूडेंट्स सो कोऑपरेटिवली। इसमें कई शिक्षक मिलकर छात्रों को एक समूह का निर्देशन प्रदान करते हैं। यानी कि इसमें जैसे मैंने आपको बात की कि ग्रुप में टीचर, अगर ये सारे टीचर मिलकर जैसे एक टीचर को एक्सप्लेन बहुत अच्छे करना है तो कोई एक टॉपिक लेकर उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। देन दूसरा टीचर आया, उसने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बच्चों को बहुत अच्छे से समझा दिया। तीसरा टीचर आया, उसने आईसीटी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को स्मार्ट क्लास में कंप्यूटर के माध्यम से पाठ पढ़ा दिया। तो ऐसे ही एक टीचर जो है, मान लो कि जिसको अब जो पहला टीचर था जो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है, मान लो उसको ये स्मार्ट बोर्ड चलाना नहीं आता है। ठीक है। देन जो सेकंड टीचर एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा करते हैं, उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता है। ठीक है। ऐसे यानी कि जो तीनों टीचर्स में जो कमी होगी वो तीनों टीचर मिलकर एक दूसरे की कमी को दूर कर देंगे और ये टीम वर्क के द्वारा बच्चों को वो जो कार्य दिया गया है एक समूह में निर्देशन प्रदान कर सकेंगे और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट विषय वस्तु के लिए शिक्षण का संयुक्त उत्तरदायित्व लेते हैं। ठीक है। यानी कि वो एक टॉपिक के हिसाब से ठीक है बेटा। यानी कि हर एक टीचर्स, यानी कि जैसे कि मान लो कि अगर हम ग्रुप में काम करते, जैसे आप ही हो, अगर कल को आप क्लासेस लेने जाओगे तो ऐसे अगर हम क्लास में 2 टीचर्स होंगे तो दोनों टीचर अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो वो जो टीचिंग होगी वो इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है। अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि टीम टीचिंग इज़ द फॉर्म ऑर्गेनाइज इन विच इंडिविजुअल टीचर डिसाइड टू पोस्ट रिसोर्सेज इंटरेस्ट एंड एक्सपायरिट इन ऑर्डर टू डिवाइस एंड द इम्प्लीमेंट द शेम ऑफ वर्क। यानी कि टोली शिक्षण संगठन का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, योग्यताओं और रचनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और छात्रों की आवश्यकताओं तथा स्कूल की सुविधाओं के अनुसार उन्हें प्रस्तुत करते हैं तथा उपयोग में लाते हैं फैसिलिटी के हिसाब से। वही बात होती है ना, जैसे कि मान लो कि अगर हमने मैथ के ही अगर कोई सम्स करवाने हैं तो उसमें कई जो होते हैं मैथ जो सॉल्यूशंस निकालते हैं उसमें बहुत अच्छे होते हैं। कोई पेडागोजी के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत अच्छे होते हैं। तो एक ही टीचर, जो मैथ के 2 टीचर्स हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग तरह से उनके अंदर अपनी एबिलिटी है। तो वो जो टीचर है, अगर दोनों ही टीचर एक साथ टीम टीचिंग करवाएंगे तो वो बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और जो ये छात्रों की आवश्यकता और स्कूल की जो सुविधाओं के अनुसार कि जैसे स्कूल में जो भी सुविधाएं मिलती हैं उनका वो उपयोग करके अपनी जो टीचिंग है उसे इफ़ेक्टिव बनाएंगे। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है हमारा टोली शिक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग। अगर रोल दल सदस्यों की भूमिकाओं के विशिष्टीकरण की अगर हम बात करें कि जो रोल होता है ना, एक ही दल में हर एक टीचर अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से कार्य करता है ना, ठीक है। ऐसे ही अगर अब आप माइक्रो टीचिंग के लिए जाते हो तो कई बार वहाँ पे 2 टीचर्स आ जाते हैं, 2 से 3 भी आते हैं। तो अब एक टीचर को ऑब्ज़र्व के लिए लगा दिया जाता है, एक टीचर को ऐसे कि जो टीचिंग करवा रहा है उसकी इफ़ेक्ट कितना क्लास में पड़ता है और कितने बच्चे उसको सुन रहे हैं। यानी कि हर एक एबिलिटी के हिसाब से उनको कोई ना कोई कार्य दे दिया जाता है, कोई ना कोई रोल उनको दे दिया जाता है। उस रोल को वो अपनाते हुए वो अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से बच्चों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोस्ट एक्सपर्ट होते हैं कई, वही हमने आपको बात की, ये डायग्नोस करना कि हर एक टीचर जो है बच्चे को अपने अपने हिसाब से डायग्नोस करेगा। आप अगर एक्सप्लेन की बात करें तो एक्सप्लेन करते करते टीचर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हुए बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। और ICT में भी अलग अलग तरह की, यानी कि हर टीचर अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से डायग्नोस करेगा, यानी कि निदान शास्त्री है, ठीक है। और सरलीकरण करने वाला, मूल्यांकन करने वाला, यानी कि हर एक टेक्नीशियन जो है वो अपने अपने हिसाब से टीचर का ग्रुप बनाया जाता है। हर एक रोल उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट है वो की जाती है और इन सबके द्वारा जो टीचर्स मिलकर बच्चों के अंदर डेवलपमेंट को लाते हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हो, चाहे वो एक्सप्लेन के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी टेक्निक के द्वारा हो, ठीक है। अब छात्रों को पूर्ण समूह बनाना, रीग्रुपिंग होती है, ठीक है। जैसे टीचर्स के ग्रुप्स बनाए जाते हैं ना, कि हर एक टीचर की जैसे कि कोई मान लो एक कोई कंपटीशन करवाया जा रहा है, उस कंपटीशन के लिए हर एक टीचर को उनकी उनकी एबिलिटी के हिसाब से कार्य दे दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स की भी जो ग्रुपिंग की जाती है उनमें भी उनको उनके हिसाब से उनको रखा जाता है। कोई जैसे कोई कंपटीशन है तो सबसे पहले सबसे इंटेलिजेंट पर्सन को, दूसरा वो अगर उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है तो उसको सेकंड नंबर पे, तीसरे को वो जो उसके अंदर कम एबिलिटी है उसको, ऐसे यानी कि टीम ग्रुप के हिसाब से टीम वर्क किया जाता है। और पूर्ण समय सारणी बनानी चाहिए, रीशेड्यूल टाइम टेबल होना चाहिए उनका, ठीक है। और शेड्यूल टीचिंग प्लेस होने चाहिए, यानी कि उनका जो कार्य करने के साधन केंद्र स्थापित करने चाहिए, यानी कि हर एक ग्रुप के हिसाब से हर एक से साधन होना, यानी कि उनका अपना अपना ग्रुप होना चाहिए। जैसे मान लो कोई कंपटीशन साइंस का ही है, अब एक ग्रुप में कोई और ग्रेविटेशन वाला कोई टॉपिक लिया या किसी और ने दूसरा टॉपिक लिया। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो मान लो कि किसी ने ज्योग्राफी ली है, किसी ने ये नागरिक शास्त्र, भूगोल, हिस्ट्री, यानी कि अलग अलग ऐसे जो ग्रुप्स बना लिए गए हैं कि हर एक को उनकी एबिलिटी के हिसाब से कार्य दिया जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे का हर एक सब्जेक्ट में अपना अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और उनको उन्हीं की एबिलिटी के हिसाब से ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है बेटा। आगे समझ, टोली शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें क्या होता है, यूज़ द स्किल, जो आप लोग यूज़ करते हैं, शिक्षकों की जो योग्यता होती है, दक्षता, उनकी सूचियों को सर्वोत्तम प्रयोग करना, यानी कि जो हमारी स्किल्स होंगी, जब तक वो टीचर उन स्किल्स का उपयोग नहीं करेगा टीचिंग में, तब तक उनकी जो दक्षता होगी उनकी वो सामने नहीं आएगी, ठीक है। उससे बच्चा भी नहीं समझ पाएगा कि जो जिसकी भी एबिलिटी है उनको सूचियों को सर्वोत्तम प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। टीचर्स एंड द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़, कि जो भी उनके स्किल्स हैं उनको वो प्रयोग करें। अब जैसे मैं मान लो कि मैं एक्सप्लेन में बहुत अच्छी हूँ तो मैं एक्सप्लेन ही करूँगी, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करवाऊँगी आपको। हाँ, देन जो दूसरे टीचर हैं, मान लो कि वो उसमें बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट में, तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आपको स्टार्टिंग से समझाएंगे।
वो आपको जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही करवाएंगे। ठीक है, जो टेक्निक्स में ICT में बहुत अच्छे हैं तो वो आपको स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ही सारा कार्य करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, इंक्रीज द इक्वलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि जो भी आपकी हर एक चीज़ में जो भी एक्सपर्ट समझते हैं उसमें उनकी गुणता बढ़ेगी। यानी कि हर एक, जैसे कि मान लो कि वही रिपीट टू रिपीट है ये आएगा इसमें, मान लो कोई हिस्ट्री में बहुत अच्छा है तो हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए वो जैसे कि मान लो कि वो रोल प्ले करवाते हैं। ठीक है, टीचर जो करवाता है क्लास में वो रोल प्ले के थ्रू बच्चों को समझाता है। अच्छा, अगर उनको सन याद करवाने हैं, कौन सी लड़ाई कौन से सन में हुई कैसे, वो भी वो प्ले के माध्यम से करवाते हैं। तो वो उसके अंदर टीचर की अपनी एबिलिटी है, उसी एबिलिटी का वो प्रयोग करते हुए उस एक्सपर्ट है। तो जो उसकी जो ये एक्सपर्ट है जिस चीज़ में, उसकी वो अनुदेशनता है, वो उसकी जो गुणवत्ता वो और अधिक बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो टीचर उसी गुणवत्ता के आधार पर जाना जाएगा। ठीक है, आप पता लगेगा ना कि बच्चा अगर हिस्ट्री करवा रहे हैं टीचर, तो टीचर उसमें बच्चों से रोल प्ले करवाते हैं और सन याद करवाने के लिए कोई ऐसी क्या कहते क्वेश्चंस पुट करते हैं या फिर उनसे कुछ ऐसी गेम्स के थ्रू उनको समझाते हैं। तो जो टीचर के अंदर गुणवत्ता है वो उनकी और ज़्यादा निखर के सामने आएगी। ठीक है, अब प्रभावी और तर्क अनुदेशन निश्चित करने के लिए, ठीक है, इफ़ेक्टिव कंटिन्यू इंस्ट्रक्शंस करने के लिए क्या किया जाता है, हर एक चीज़ को प्रभावी बनाने के लिए, टीचिंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए हर एक अपनी जो उनकी एबिलिटी है और उनकी जो उनके अंदर क्वालिटी है उसका प्रयोग करके वो अपनी हर एक चीज़ को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और विद्यार्थियों के समूहीकरण में लचीलापन को बढ़ाना, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ग्रुपिंग की वो स्टूडेंट की इसके साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा करेक्टरिस्टिक्स। टोली शिक्षण एक शिक्षण विधि मानी जाती है। ठीक है, एक टीचिंग मेथड है जिसमें क्या होता है, जो टीचर है वो टीम वर्क में काम करते हैं और अपनी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। और टोली शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं। टीम टीचिंग की बात करें तो वो टीम में वर्क होगा, तो टीम में वर्क होगा तो टीम में 1 या 2 टीचर या 3 टीचर हो सकते हैं। यानी कि वही 3 टीचर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बच्चों को टॉपिक को समझाएंगे, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हिस्ट्री की बात है, मान लो उन्होंने किसी वीडियो के थ्रू आपको समझाना है, कोई आपको ऐसी पानीपत की लड़ाई है या फिर कोई अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में या किसी और के बारे में आपको बताना है, तो वो पिक्चर के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो उसके लिए मान लो कि जो आपके टीचर हैं उनको कंप्यूटर नहीं आता है चलाना, तो जो तीसरे टीचर हैं उनकी हेल्प करेंगे। देन फिर पिक्चर्स दिखाने के बाद जो एक्सप्लेन करेंगे वो फर्स्ट टीचर करेगा और सेकंड टीचर है एक्सपेरिमेंट है या कोई और मेथड के थ्रू बच्चों को समझाएंगे। यानी कि अपनी अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए। ठीक है, और यह सहकारिता पर आधारित है। इट इज़ द बेस्ड ऑफ कोऑपरेशन की बात करें, ये आपस में टीचर का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में अगर आपके बच्चों को टॉपिक करवाने जा रहे हो तो तीनों टीचर्स का आपस में सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क कहने से नहीं होता है, आपसी सहयोग से भी होता है, कोऑपरेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि एक का फेस इधर एक दूसरे का फेस इधर, यानी कि एक दूसरे की सुननी और एक दूसरे की बात को समझना कि जब आप क्लास में प्रेजेंट करने जा रहे हैं किसी टॉपिक को तीनों टीचर, तो तीनों टीचर्स का आपस में कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कोऑपरेशंस होना। इसमें एक ही प्रकरण को 2 से अधिक शिक्षक अपने विभिन्न पक्षों को एक एक करके क्रम में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है,
इस इन दिस केस में मोर देन 2 टीचर प्रेजेंट देयर डिफरेंट गाइड्स 1 by 1 इन 1 लेक्चर। वही बात हुई ना, जैसे कि हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि हर एक टीचर एक ही टॉपिक को 1 by 1, जैसे कि मान लो कि वही जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि एक टीचर ने आपको स्मार्ट बोर्ड में पिक्चर्स के थ्रू बता दिया, ठीक है, फिर फर्स्ट टीचर ने उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया। यानी कि ऐसे टीम कोऑपरेशन के थ्रू कार्य करना 1 by 1। ऐसे नहीं है कि बीच में वो भी चल रहा है वो भी, यानी कि पहले वो अपना कार्य कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर दूसरे टीचर, फिर देन तीसरे टीचर अपना अपना एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। इसमें शिक्षण का उत्तरदायित्व एक शिक्षक का ना हो पर कर पूरी टोली का होता है। यानी कि इसमें अगर टीम वर्क किया जा रहा है तो टीम वर्क में अगर 4 टीचर हैं, 3 टीचर हैं, चाहे 2 ही टीचर हैं, तो ये जो टीम वर्क है ये दोनों टीचर के सहयोग से होगा और उनका उत्तरदायित्व होगा कि वो शिक्षक पूरी टोली का शिक्षण जो भी टीचिंग वर्क करवा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचिंग की, वो सिंगल टीचर की ना होकर पूरी टीम की होनी चाहिए। ना कि कहने को जी हम ग्रुप में 3 टीचर हैं, जैसे कि हम आपका ग्रुप बना देते हैं तो बीच में बोलने लग जाते हैं मैम वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं करी, हमने उसको ये कार्य दिया और उसने वो नहीं किया। और कोई दूसरे बच्चे मैम हम ऐसे बोल रहे थे वो ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीम वर्क में यूनिटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि एक ही टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास में। अगर मान लो कि वो एक सब्जेक्ट टीचर है, सब्जेक्ट टीचर के साथ दूसरे टीचर जुड़े हैं तो बाकी टीचर्स के साथ भी उन टीचरों के साथ उतना ही सहयोग उनको मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें शिक्षकों की आपसी दूरी और अलगाव की भावना समाप्त हो जाती है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास में जाते हैं, हर एक क्षेत्र से बच्चे आए होते हैं, ठीक है। जब वो बच्चे पढ़ते हैं आपस में तो उनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, ठीक है। और ये जो दूरी होती है, अलगाव की भावना बढ़ जाती है, समाप्त हो जाती है और ये आपस की जो दूरी है वो दूर हो जाती है। यानी कि हम अपनी जो प्रेम की भावना के थ्रू बच्चों के साथ आपस में कार्य करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे यहाँ आएंगे सजेशन। इसमें सजेशन ये आएगा कि टोली के जो शिक्षकों में सहयोग तथा लगन की भावना होनी चाहिए। टीचर्स मस्ट हैव सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड डेडिकेशन। कोई भी कार्य करो अब पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, ठीक है। आपसी सहयोग तो होना भी चाहिए टीचर्स के अंदर और डेडिकेशन भी पूरी होनी चाहिए कि जो कार्य आज हम लेके जा रहे हैं बच्चों के सामने वो हमने फुली प्रेजेंट करना है और बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। टोली के सभी शिक्षक अपने उत्तरदायित्व तथा व्यवस्था के प्रति संवेदनशील होने चाहिए कि ऑल स्टाफ मेंबर शुड बी रिस्पॉन्सिव टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अरेंजमेंट्स। जो भी आप ग्रुप में काम करने जा रहे हैं उसकी सही से अरेंजमेंट होनी चाहिए। मान लो कि अगर आप स्टडी टूर लेके जा रही हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अगर मान लो आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे बच्चों को लेके जा रही हैं, उसमें आप टीम वर्क कार्य करेंगे। अगर 4 टीचर्स जा रहे हैं तो चारों टीचर्स का अपनी अपनी एबिलिटी के योग्यता के अनुसार कार्य को संभालेंगे। मान लो एक टीचर बच्चों के रहने खाने पीने का, एक टीचर्स उनकी पूरी जो भी जिस बेस के लिए कि जिस कार्य के लिए वो जा रहे हैं उसका पूरा, यानी कि 1 by 1 हर एक टीचर की अपनी पूरी एक यूनिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो कार्य करेंगे, अपनी योग्यता को समझेंगे और शिक्षकों को सौंपा गया दायित्व उनकी योग्यता के अनुरूप ही होना चाहिए। वही बात आ गई बेटा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेटर शुड बी लीव लाइन विद देयर क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, ठीक है। अब वैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लो कि जो इंग्लिश जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं वो साइंस के टीचर्स हैं, कई बीच में मान लो आर्ट के टीचर हैं, तो हर एक टीचर की अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन है, अपनी अपनी योग्यताएं हैं, उनके अनुसार वो कार्य करते हैं, ठीक है। अब साइंस टीचर का कार्य हम नहीं कर सकते, वही बात होती है जो डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, चाहे कोई पुलिस वाले हैं,
ये अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। हम टीचर का कार्य, डॉक्टर टीचर का कार्य नहीं कर सकते और टीचर को डॉक्टर का कार्य नहीं कर सकते। बट जो डॉक्टर्स हैं अपनी टीम वर्क कर सकते हैं। अगर डॉक्टर्स मिलकर कार्य करेंगे तो वो अपनी यूनिटी के हिसाब से करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा टीम टीचिंग, जिसमें हम जो टीचर हैं अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार टीम वर्क करते हैं और हर एक टीम वर्क के लिए अपनी अपनी जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए और जो भी ये फैसिलिटी का प्रयोग उनके अनुसार करना चाहिए। जो भी उनको रोल देते हैं वो भी उनके कार्य के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हमने परिभाषा और इसकी प्रोसेस ऑफ टीचिंग की बात की, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम टीचिंग की बात की है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। नाट में हमने सजेशन दिए गए हैं कि इसमें लास्ट सजेशन दिए हैं कि जो भी टीम टीचिंग है वो उनकी सहयोग और लगन की भावना होनी चाहिए, पूरी डेडिकेशन से कार्य करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य करें और टीचर्स को जो भी कार्य दिया चाहिए उनकी एबिलिटी के क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिया जाना चाहिए। थैंक यू।